नमस्कार साथियों, इस वीक यूरोस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये कुल 60,244 पदों के लिए वैकेंसी आई है। ये काफ़ी अच्छा अवसर है। जो इंतज़ार कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे बहुत लंबे समय से, उन अभ्यर्थियों के लिए, उन गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए काफ़ी जो है ये लाभप्रद और बहुत ही सुअवसर है। आइए देखते हैं हम कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा और इसका कब से स्टार्ट है डेट, कब से इसकी भरने की अंतिम तिथि है, पेमेंट की अंतिम तिथि क्या है, इसमें क्या परीक्षा में क्या क्या विषय पूछे जाने वाले हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जात प्रमाण पत्र हो, सब कुछ डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है और ये पे ग्रेड है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पे बैंड 5200 से 20,200, पे ग्रेड 2000। ठीक है। ये मूल वेतन के अंतर्गत रिक्त पदों के भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे जनरल के लिए 24,102 रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,000 पद रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,4 पद, कुल मिलाकर के 60,244 पद आरक्षित हैं। इसके आगे देखते हैं साथियों, यानी कुल 60,244 पदों की ये मेजर वैकेंसी है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने आप में टॉप में है उत्तर प्रदेश पुलिस। आइए देखते हैं आगे क्या है। आरक्षी नागरिक पुलिस, इसमें क्या बिंदु है ये देखते हैं। 1.2 है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर हेतु परीक्षा में जो ये पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों जो अपात्र होंगे। तीसरा दिए हैं, इसमें रिक्तियों की संख्या परिवर्तन किया जा सकता है भर्ती होने के जो परीक्षा होगी उसके होने के पूर्व। और आगे देखते हैं, आवेदन देखिए स्टार्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण तिथि है 27 दिसंबर 2023 और अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। शुल्क जमा करने की 18 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क आपसे लिया जा रहा है 400 रुपये। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला है आवेदन पत्र में, ये जो आप पढ़ सकते हैं आप। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता समकक्षता को सिद्ध करने के लिए आपकी साक्ष्य प्रमाण पत्र का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी वो प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत प्रमाण पत्र जो आप किसी भी छूट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या ओबीसी की छूट के लिए आप प्रमाण पत्र यदि दाखिल करते हैं, जमा करते हैं, तो वो आपकी जो अभ्यर्थी रहेंगे उनकी जिम्मेदारी रहेगी। आगे देखते हैं, इसमें अधिमानी अर्हताएं, उसमें यदि आप डोएक से या नीलेट से वो स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। दूसरा, न्यूनतम 2 वर्ष की अगर प्रादेशिक सेना में सेवा किए हैं, नेशनल कैडेट कोड बी प्रमाण पत्र है, तो आपको आवश्यक जो छूट इसमें मिलती है जाती है। जहाँ तक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की करने पर 5% की छूट मिल जाती है। ठीक है साथियों, ऐसे नेशनल एनसीसी में भी मिलती है। और डोएक ओ लेवल का है तो आपके पास प्रमाण पत्र, तो उससे भी आपको छूट मिलेगी। अब आगे देखते हैं आयु के लिए क्या है, आयु के लिए शर्तें क्या है वो हम देखते हैं। भर्ती के लिए आवश्यक है कि यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 18 वर्ष और 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 2 जुलाई 2001 से पहले की ना हो और 1 जुलाई 2005 से बाद की आपकी जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, ना कोरोना की छूट है। ठीक है, जो बातें उड़ रही थी, दावे किए जा रहे थे कि कोरोना काल की छूट मिलेगी या दूसरी छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए है 1/7/23 को, यानी 1 जुलाई 2023 को 18 से 25 वर्ष की आयु प्राप्त न किया हो, और यानी 2 जुलाई 1998 से पूर्व जन्म नहीं होना चाहिए, और 2005 1 जुलाई 2005 से जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, जन्म तिथि इसमें है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए जो है उनके लिए, जैसे पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए छूट मिलती है नियमानुसार। उसमें आगे जिक्र किया गया है, यानी जैसे ओबीसी की बात करें तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी उनको, नियमानुसार उनके पास प्रमाण पत्र होगा तो मिलेगी। ठीक है, आगे है चरित्र। चरित्र की बात, चरित्र उसमें चरित्र ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि नियुक्ति के लिए, सेवायोजन के लिए उपयुक्त हो, यानी कैरेक्टर, यानी कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर मुकदमा ना हो, सजायाफ्ता ना हो, ऐसा है। ठीक है, आगे है वैवाहिक परिस्थिति के बारे में बात किए हैं। आगे चलते हैं हम साथियों, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की बात करें कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, यदि वो तिब्बत से आया हुआ शरणार्थी है तो 1962 से पूर्व ही भारत में आ गया हो, ये सब बातें हैं। आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है, यानी 12th है, पास किया हो, ठीक है। आगे देखते हैं शारीरिक स्वस्थता वगैरह, मेडिकल वगैरह की बात है, जो कि इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। ये देखिए, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, शारीरिक दोष से मुक्त हो, ठीक है, यानी वो नौकरी करने के लायक हो, ठीक है। बात करें तो इसमें मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मेडिकल काफ़ी नॉर्मल होता है, ठीक है साथियों। इसमें विकलांग लोग किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से विकलांगता है, किसी को दिव्यांगता है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। अब आइए बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी नियमावली 2015, जिसमें संशोधन के अनुसार, ठीक है, लिखित परीक्षा, आप देखते हैं परीक्षा कैसे कराई जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा, यानी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, ठीक साथियों, परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र रखा जाएगा। 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसकी समय 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी 300 नंबर होंगे। 300 नंबर का पूरी परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, जिनमें एक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा। यदि एक प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो उससे आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, जितना आप गेन किए रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये OMR पे आधारित है, इसमें ऑफलाइन ही परीक्षा होगी, ऑनलाइन का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है साथियों, ऑनलाइन का कोई जिक्र नहीं है। OMR सीट पे आपको उत्तर का रहेगा, ऑप्शन भरना रहेगा आपको। और इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात करें तो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा में एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के ऊपर जो निर्भर है वो क्या प्रक्रिया अपनाता है, ठीक है साथियों। आगे बात करें, लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों को आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले होता रहा है। उन निरस्त प्रश्नों का अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका इतना MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा, ठीक है साथियों। ये सूत्र दिए हैं, सही उत्तर गुणे निर्धारित अंकमांक बटे सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, इस आधार पे वो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। आगे देखिए, लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्र पर होगी। प्रत्येक उत्तर के प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, ठीक है, यानी विकल्प 4 होंगे, उसमें से एक आपको भरना रहेगा जो
सही जवाब रहेगा। ठीक है, OMR में OMR उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय बोर्ड, तृतीय अभ्यर्थी की होंगी। ठीक है, यानी परीक्षा होने के बाद आपको OMR शीट की एक प्रति दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन होता है। यदि आप OMR शीट लेकर चले जाते हैं मूल, तो जो कि बाह्य एजेंसी के जो परीक्षा कराएगी उसकी रहेगी। यदि आप उसे लेकर चले जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा जिक्र किया गया है। तीसरा बिंदु है लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, मेडिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppp.gov.in पर उपलब्ध होंगे। यही वेबसाइट है, इस पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी uppp.gov.in पर आप सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप अभी भी चेक करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की हम जानकारी ले लेते हैं। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा एंड मेडिकल वगैरह की तिथियां बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित किया, जैसा कि पहले उन्होंने कहा है। 4.2 पॉइंट है, बिंदु 4.2 पे कह रहे हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। देखिए, इसमें लिखित परीक्षा में सफल पाए, यानी परीक्षा होने के उपरांत आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल परीक्षा होगी और दौड़ वगैरह सब परीक्षा होने के बाद ही होगी। ठीक है, अभिलेखों की समीक्षा यानी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका बता रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आय में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी, लंबा सचित के दावे की पुष्टि करने वाले लिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य एवं अभिमानी अर्हता के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। वह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जब परीक्षा हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट के अनुसार आपको डेट वाइज बुलाया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, उसमें लंबाई की बात करें तो एक पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ये पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, ऊंचाई उनकी होनी चाहिए, और ये नॉर्मल लोगों के लिए है। ठीक है, सामान्य एवं अन्य पिछड़े OBC के लिए, जनरल OBC के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, यानी जनरल OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, जैसा कि पहले भी आया है। सीना, चेस्ट की बात करें पुरुष अभ्यर्थी के लिए तो इसमें सीने की नाप 79 मीटर यानी 79 मीटर और फुलाने पर 84 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी होता है। ठीक, ये जनरल OBC और ST के लिए, और SC के लिए, और ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल में, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए नीचे टिप्पणी भी किए हैं, 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब महिला अभ्यर्थी के लिए शारीरिक परीक्षा क्या होगी, दक्षता क्या होगी, उसके बारे में देखते हैं। ऊंचाई, सामान्य, जनरल OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी की होनी चाहिए ऊंचाई, और ST के लिए 147 सेंटीमीटर, और महिलाओं का वजन भी चेक किया जाता है, न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। ठीक है साथियों, ये केवल महिलाओं में चेकअप होता है। अब आगे देखते हैं, शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी जब आपका लंबाई नापी हो जाएगी उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ की परीक्षा होगी। ठीक है साथियों, क्रम से जो पूरा क्रम दिए हैं ये कैसे कैसे परीक्षा, इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। देखिए, अभिलेखों की समीक्षा यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक मानक परीक्षा यानी नापी होने के बाद सफल पाए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 यानी लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 यानी लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए अपात्र होंगे, यानी पात्र नहीं होंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जो
यानी पुरुष अभ्यर्थी कोई भी हो, इसमें किसी तरह का न जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए समान है कि यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी है, कोई लड़का है, या चाहे वो जनरल का है, ओबीसी का है, या एससी का, या चाहे एसटी का है, उसे 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी ही करनी है, उसके अंदर उसे दौड़ना ही है। यदि वो 25 मिनट 1 सेकंड पे भी आता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। और महिला अभ्यर्थी के लिए है कि वो 2.5 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ वो 14 मिनट में पूरी कर लेगी। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी कास्ट के आधार पर। आगे देखते हैं। आगे है परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आधारित की जाएगी, इसे यथा समय बोर्ड की, जो कि बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड पे आपको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी कि इसमें कब क्या नोटिफिकेशन आता है। चयन एवं तथा अंतिम योग्यता सूची यानी फाइनल मेरिट की बात करें तो शारीरिक दक्षता जब यानी दौड़ लास्ट में होगी, में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची, यानी इसमें दौड़ में किसी तरह का ग्रेड नहीं है, किसी तरह का मार्क नहीं है। जब आप दौड़ वाली परीक्षा में दौड़ में पास हो जाते हैं तो आपके लिखित परीक्षा में जो नंबर आए रहेंगे उसके आधार पे मेरिट बनेगी, यानी इसमें मेरिट केवल लिखित परीक्षा के आधार पे बनने वाली है। ठीक है साथियों। अगला है बोर्ड द्वारा कोई प्रतिशत सूची तैयार नहीं, यानी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी। जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उन्हें एक बार में उनका नाम आ जाएगा कि हाँ आपको नौकरी में अब नौकरी पाने के आप योग्य हैं। ठीक है, देखिए ये इसमें 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर बातें हैं कि यदि 2 अभ्यर्थियों का समान अंक है तो उसे अभ्यर्थी को योग्यता वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसकी बात कहे हैं। इसके बाद यदि 2 से अभ्यर्थी अंक समान हो तो अधिक वाय वाले को अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा, यानी उसे अधिकार दे दिया जाएगा, उसे नियुक्ति दी जाएगी। यदि उपयुक्त विचारों के बाद भी 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो अभ्यर्थी की अधिमानता हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला, यानी यदि किसी व्यक्ति के मान लीजिए कि मेरिट में समान अंक हैं तो उसमें 2 लड़कों के, तो उसमें जिस लड़के की उम्र अधिक होगी उसे नियुक्ति दी जाएगी। और यदि उसमें भी मामला नहीं फाइनल हो रहा है तो हाई स्कूल में जो नाम हाई स्कूल की के अंक में, अंक पत्र में, मार्कशीट में जो नाम उल्लेख रहेगा उसमें अल्फ़ाबेटिकल वाइज उसमें जिसका नाम पहले आएगा। ठीक है, यदि किसी का नाम लवकेश है और किसी का नाम अभिमन्यु है तो ए वाले को वरीयता क्रम में उसे वरीयता दी जाएगी। ठीक है साथियों। आय व वायु सीमा में आरक्षण और आयु सीमा में छूट, ये देखते हैं। ठीक है, लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यानी जो छूट वगैरह प्रदान की जाएगी वो मूल निवासी उत्तर प्रदेश के जो रहेंगे उन्हें ही दिया जाएगा। और सारे निर्णय रहेंगे वो माननीय न्यायालय इलाहाबाद में ये इसके अधीन रहेंगे, जो भी किसी तरह का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, यदि किसी तरह का कोई दिक्कत होती है तो निर्णय सारे जो है वाद रहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहेंगे, दायर किए जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए सीधे काम की बात करते हैं हम आपसे। देखिए अनुसूचित जाति, ठीक है, लंबवत आरक्षण है, इसमें 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा होना चाहिए ये आप जरूर जान लें। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, डीएम, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ठीक है, इसके द्वारा निर्गत किए गए हुए रहेंगे, उन्हीं पे विचार किया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट मिल रही है आयु में, ओबीसी को भी मिल रही है 5 वर्ष की छूट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 अभी आगे आएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमाण पत्र भी लगना है। ठीक है, ये किनके द्वारा निर्गत किए जाएंगे ये इसमें चर्चा किया गया है, इसमें विवरण दिया गया है। आगे देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ओबीसी चाहे एससी हो चाहे एसटी हो या ओबीसी हो, उनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है। ठीक है, यदि वो उम्र अधिक हो गई है तो उन्हें 5 वर्ष की छूट मिल रही है, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो। और इसमें देखिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई अवधि
को वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनकी जो सेना में वो सेवा करते हैं, सर्विस कर लेते हैं, उस सेवा को वास्तविक आयु उनकी जितनी है उनमें से घटा दिया जाएगा और उसके बाद जो निर्धारित आयु सीमा है उसे 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्य अधीन सेवाओं के कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासन इतना 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्य में सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप 5 में है, आगे अभी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, ये देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसने वीरगति प्राप्त की हो, जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास या दंड भोगा हो। ठीक है, आगे है जो नजरबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 माह की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो, जिसे कम से कम 10 बेतों का दंड भोगा हो, जो गोली से घायल हुआ हो या जिसे फरार घोषित किया गया हो, जो पेशावर कांड में रहा हो, 2 आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो। ठीक है, जिसे गांधी इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो। इस तरह कैटेगरी में आने वालों को भूतपूर्व सैनिक का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए सब विवरण दिया गया है भूतपूर्व सैनिक का। ठीक है, मैं आपको बहुत जरूरी चीज़ें जो आप समझ नहीं पाएंगे उसको हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जात प्रमाण पत्र बनाने वाली बात हो प्रारूप 1 में, तो वो 1 अप्रैल 2023 का बना से या उसके बाद का। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का यदि आप अभी बनवा लेते हैं तो वो मान्य होगा, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए बात यह है, इम्पोर्टेंट है, महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के दावे हेतु पिता के पक्ष से निर्गत जात प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है साथियों, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जात जनजात और पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है साथियों, आवेदन की प्रक्रिया क्या है उसको देखते हैं। अभ्यर्थी की बोर्ड वेबसाइट पर अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर upp.gov.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आ ही गया है और ये प्रक्रिया खुल जाएगी ऑनलाइन करने की। ठीक है, तो आप जो आवेदन करिएगा और ये यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है और आगे है भुगतान। जो ऑनलाइन भुगतान करना है वो किस तरह से, आप जो 400 रुपये का शुल्क लग रहा है वो किस तरह से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का प्रयोग करके आवेदन शुल्क आप जमा कर सकते हैं। यानी बैंक पे जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऑनलाइन शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा, या यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पर स्वतः सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आगे है इसमें दिया है शुल्क नहीं जमा करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित, यदि कोई गलती रह जाती है तो आप जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की उससे पूर्व अपना वो आप एक बार आपको चांस मिलेगा अपना डिटेल परिवर्तित करने के लिए। दूसरा इसमें बिंदु है आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें केवल परिवर्तन संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा, यानी लास्ट डेट के उपरांत आपको किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप। आगे देखते हैं फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं। फोटोग्राफ आवेदन पत्र में अनुसूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो में उल्लिखित
20 KB अथवा 50 KB, यानी 20 KB और 50 KB के मध्य हस्ताक्षर, 5 KB और अधिकतम 20 KB के मध्य होना चाहिए। आप यदि आप चले जाते हैं साइबर उस पर किसी कंप्यूटर दुकान पे फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतः भरते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। फ़ोटो वगैरह या जब आप बनवाते हैं तो उसको आप क्लियर रखें, किसी तरह का उसमें कटिंग ना हो, किसी तरह का बैकग्राउंड आपका जो है नॉर्मल होना चाहिए, पृष्ठभूमि जो सफ़ेद या हल्के रंग की या ग्रे रंग की होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। और चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए। और आप यदि लेटेस्ट फ़ोटो लगाते हैं तो आपको किसी तरह का रिजेक्शन का या किसी तरह की आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी यदि आप 1-2 साल पहले का फ़ोटो लगा देंगे तो हो सकता है समस्या हो आपके वेरिफिकेशन में भी, ठीक है। ये चीज़ें दिए हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये प्रक्रिया है जो भी उनके द्वारा अपनाई जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रारूप पे। जो प्रारूप है, इससे पहले प्रारूप देखने से पहले लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है उसको देख लेते हैं साथियों, ठीक है। सामान्य ज्ञान, यानी पैटर्न पुराना ही है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, ठीक है। इसके लिए लूसेंट यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये इस लेवल की परीक्षा के लिए आपका पर्याप्त रहेगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो, ठीक है साथियों, सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा, आप भटके नहीं। जनरल हिंदी, उपकार की हिंदी आती है, आप उसको पढ़ लें, इसके लिए पर्याप्त होगा। आप इसको हवा ना समझें, बहुत बहुत टफ परीक्षा नहीं है, लेकिन आपको एकाग्रचित होकर के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक। और संख्यात्मक योग्यता यानी जो आपकी मैथ है, मैथ का नॉर्मल है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं इसके लिए, मैथ के लिए, ठीक है। मानसिक में मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति, जो एबिलिटी है आप तर्क शक्ति वाली, उसके लिए जो रीजनिंग में आता है, ये है। इसका भी वीडियो हम बना देंगे। मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि, IQ टेस्ट, ठीक है। IQ टेस्ट है, तार्किक क्षमता, रीजनिंग वगैरह है। अब आते हैं हम कि ये प्रमाण पत्र जो लगने हैं उसके प्रारूप क्या होंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, प्रारूप एक है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जात प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र है, ठीक है। और इसमें किसके द्वारा निर्गत किया जाएगा, यहाँ पे ये दिया गया है, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ठीक है। प्रारूप 2 है, प्रारूप 2 में OBC के लिए है प्रमाण पत्र, प्रारूप 2 में, ठीक है। यहाँ पे एबिलिटी दी गई है, कौन अधिकारी इसके लिए योग्य होगा जारी करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है तीसरा प्रारूप, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र है, ठीक है। इसी प्रारूप में यदि आप बनवाते हैं तभी मान्य होगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चौथा है EWS के लिए, ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है साथियों। ये है आपका पूरा, ये आपको खुद से भरना है। और इसमें जो ये है EWS के लिए जो जारी प्रमाण पत्र बनवाना है प्रारूप, ठीक है। ये कार्यालय, ये EWS का गवर्नमेंट की तरफ से तहसील, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के कार्यालय से जारी होगा, ठीक। इसके पहले तो ये आपका घोषणा पत्र था, स्व घोषणा पत्र आप खुद से भरेंगे, ठीक है। और ये प्रारूप है। आगे देखते हैं, प्रारूप 5 है, यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, जैसे यानी कोई होमगार्ड में नौकरी कर रहा है, छूट चाहता है,
तो ऐसे में छूट प्राप्त करने के लिए ये इस प्रारूप में आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका बिल्कुल डिटेल जानकारी। यदि आप किसी तरह से और जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमें सुझाव भी दे सकते हैं इस नंबर पे। हम आपको आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध हैं। ठीक है साथियों, आप ऑफिस टाइम में किसी भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, आप कंसल्ट ले सकते हैं हमसे। ठीक साथियों, तो आपके लिए मेरी अग्रिम शुभकामना है। आप मेहनत करें एकाग्रचित होकर के और फॉर्म को समय से भर दें और सही प्रारूप वगैरह आपका जो भी हो सर्टिफिकेट वगैरह सब अच्छे से आप बनवा लें अभी से, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करते हुए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।